पिछले क्लास में मैंने आपको लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ध्यान आकृष्ट किया था और आज अंतिम कड़ी में हम लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको बतला दें कि पूरे भारतवर्ष में और बिहार में क्या स्थिति है। इसके बारे में हम लोग इस क्लास को में डिस्कस करेंगे। जानिए कि लैंड टेन्योर यानी भूमि व्यवस्था पर जो भूमि सुधार की बात आई उसको हम लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। तो लैंड चूँकि कानूनी रूप से राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन चूँकि हमारा यूनियन टेरिटरी है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए भारत की सरकार भी इस पर निर्णय लेती है। अब आप देखिए कि लैंड रिफॉर्म में क्या स्टेप्स लिए गए भारत की सरकार द्वारा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, कहा कि इसको जानना ज़रूरी है। और ये देखिए, अंडर द ओल्ड सीलिंग लॉ स्टेट 1972 ओनली अबाउट 23 lakhs acres were declared surplus in India, out of which only 13 lakhs acres were redistributed. In Bihar, Karnataka, Odisha and Rajasthan, no land was declared surplus on the imposition of selling legislation. Obviously, the partitioning of land or Benami transfers had taken place before the imposition of selling. सेलिंग के अंतर्गत सरकार ने एक सीमा निर्धारित की, जो मैं आपको बतला रहा हूं कि क्या किया उसने। There was considerable criticism in the country. इस जमीन को लेकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में काफ़ी आलोचनाएं होती रही। मैं आपको बतलाऊं, कल आप देखे होगा कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक सर्वे छपा है और उस सर्वे में लिखा गया है कि ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बचाने की ज़रूरत है देहात में, नहीं तो आने वाले समयों में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। कल एक सर्वे छपा है और फ्रंट पेज पर है दैनिक भास्कर में, आप पढ़ेंगे। चूँकि उसने कहा है, साइंटिस्ट ने कहा है कि आपको जो भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं या जो भी चीज़ बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो उसको साइंटिफिकली बनाइए ताकि अधिक से अधिक ज़मीन देहात में बचे और उस पर कृषि का काम हुआ। तो सो थिंक कि सच इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। अब देखिए, जब क्रिटिसिज्म हुआ कंट्री में तो भारत की सरकार ने 1972 में चीफ मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस को बुलाया और ज़मीन के सीलिंग को लेकर सर्टेन गाइडलाइंस तैयार किए गए। और उसमें क्या हुआ तो देखिए कि नंबर 1 था कि द बेस्ट कैटेगरी ऑफ लैंड इन ए स्टेट which assured irrigation and capable of yielding at least 2 crops a year should have selling within the range of 10 to 18 acres only, taking into account the fertility of the soil and other conditions. First decision was taken in the meeting of the chief ministers held in July 1972. Number 2 point था कि in the case of inferior land, selling may be higher but should not exceed 54 acres of land. यानी अगर ज़मीन फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, सेकेंड कैटेगरी का है, तो कोई भी आदमी, कोई भी परिवार 54 एकड़ से नहीं अधिक रख सकता है। ये सरकार ने सीमाबंदी के अंतर्गत यह निर्णय लिया भारत की सरकार ने। अब देखिए, थर्ड पॉइंट क्या आया कि यूनिट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। यानी एक ज़मीन जो रखेगा उसके लिए फैमिली का भी डिफिनेशन सरकार ने दिया। और क्या दिया? द टर्म फैमिली बीइंग डिफाइंड एज इंक्लूड हस्बैंड, वाइफ एंड 3 माइनर चिल्ड्रंस। यानी 5 आदमी का परिवार
होना चाहिए। Where the number of members in the family exceeds 5, additional land may be allowed for each member in excess of 5 in such a manner that the total area admissible to the family does not exceed twice the ceiling limit for family of 5 members। माना कि अगर किसी परिवार में 5 से अधिक हैं तो उनको अधिक ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन हर हालत में दुगुना ज़मीन नहीं दिया जाएगा। यह भी निर्णय सरकार का हुआ। और देखिए नेक्स्ट जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर्स ने लिया विथ रिगार्ड टू लैंड सेलिंग इन द कंट्री, एंड दैट वाज स्टेट गवर्नमेंट मे इन देयर डिस्क्रिशन ग्रांट एग्जम्पशंस टू द एग्जिस्टिंग रिलीजियस, चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ पब्लिक नेचर। एक ये भी डिसीजन है सरकार का लैंड सेलिंग के, चूँकि मठ उठ में भी इस तरह के ज़मीन दिए गए हैं तो उसके बारे में भी सरकार ने निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि सेलिंग शुड नॉट ऑपरेट ऑन लैंड हेल्ड बाय इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज। ये भी डिसीजन हुआ सरकार का विथ रिगार्ड टू द लैंड सेलिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज compensation payable for the surplus land on imposition of selling laws should be fixed well below the market value of the property so that it is within the capacity of the new allottees। यानी जो अधिक सरप्लस है और उस पर सरप्लस ज़मीन दूसरे को दिया जाएगा तो उसका मार्केट वैल्यू से कम पर उसका दाम दिया जाएगा। यह सरकार का निर्णय हुआ कंपनसेशन के। और लास्ट पॉइंट इज the compensation may be fixed in a graded slabs and preferably in a multiple of land revenue payable for the land। ये सरकार के निर्णय थे और विथ रिगार्ड टू लैंड सेलिंग हुआ। अब देखिए लैंड सेलिंग हुआ तो ये हो गया पूरे भारतवर्ष के स्तर पर, लेकिन आपको चूँकि बिहार है हमारा, आप जानिए कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में क्या स्थिति चल रही है। अब देखिए बिहार में अधिकतम जोत की सीमा निश्चित करने के लिए बिहार कृषि भूमि हदबंदी एवं व्यवस्था विधेयक 1955 में तैयार किया गया था। आप देखिए, आप हमारे स्टूडेंट्स जाने कि बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे देश में, बिहार ही में, जिस समय हमारे कृष्ण वल्लभ साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे बिहार में, उन्होंने ही फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म का बिल पेश किया था असेंबली में, बिहार की असेंबली। बिहार को यह गौरव है, लेकिन किसी कारण से, चंद कारणों से उस समय यह स्थगित कर दिया गया हो, संभव है। और क्रमशः समय बीतता गया और आप 1970 में ये बिल पास हुआ और इस अधिनियम में पुनः 1972 में तथा 73 में संशोधन किए गए। पहले का जो 55 का कानून बना था लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत लैंड सीलिंग के बारे में, उसमें 2 बार 72 और 73 में संशोधन किए गए। और संशोधित अधिनियम के अनुसार बिहार में एक परिवार जिसमें अधिक से अधिक 5 व्यक्ति यानी पति पत्नी तथा 3 नाबालिग होंगे के लिए भूमि की निम्नलिखित सीमा, अधिकतम सीमा निर्धारित की गई बिहार में। चूँकि हम बिहार के लोग हैं इसलिए बिहार के बारे में भी हम लोग भली भांति जाने, चूँकि एग्रेरियन, देखो एग्रेरियन रिफॉर्म की बात चल रही है। इसमें क्या हुआ कि नंबर वन बिहार में अधिक सरकार ने क्या किया कि सरकार द्वारा निर्मित तथा नियंत्रित नहर एवं नलकूप में सिंचित भूमि के लिए 15 एकड़, इसे प्रथम श्रेणी की भूमि कहा गया। प्रथम श्रेणी में उस भूमि को बिहार सरकार ने रखा जहां 2 फसलें निश्चित रूप से उगाई जा सके। नंबर 2, बिहार सरकार ने क्या निर्णय लिया विथ रिगार्ड टू द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इन बिहार, हुआ है निजी नलकूपों द्वारा, जैसे आपके अपने बोरिंग हैं, आपके नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं,
सिंचित भूमि आती है जिनके लिए भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ निश्चित की गई है। 18 एकड़ निश्चित की गई है। तीसरा पॉइंट क्या है? तृतीय श्रेणी में बिहार की सरकार ने उस जमीन को रखा जिसमें एक मौसम में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। इस श्रेणी की अधिकतम सीमा 25 एकड़ निश्चित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा है कि उपरोक्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में नहीं आने वाली भूमि या वह भूमि जो बाग बगीचे आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है, इसको चतुर्थ श्रेणी में बिहार की सरकार ने रखा और इस श्रेणी की भूमि के लिए 30 एकड़ की सीमा निश्चित की गई। नेक्स्ट एक डिसीजन सरकार ने और लिया, हुआ था दियारा की भूमि के लिए 37.5 एकड़ निर्धारित किया गया और छठी श्रेणी के अंतर्गत पहाड़ी, बलुआही एवं अन्य भू प्रकार की भूमि जिसमें धान, रबी अथवा किसी नगद फसल की खेती नहीं होती है को रखा गया और इसके लिए अधिकतम सीमा 45 एकड़ निश्चित की गई। ये थे, आज भी बिहार में यही चल रहा है। आज भी बिहार में यही चल रहा है। अभी सरकार ने पूरा कंसोलिडेशन तय नहीं कर सका। कुछ जगहों में हुआ, कुछ जगहों में नहीं हुआ, मंद गति से चल रहा है। लैंड रिफॉर्म का काम थोड़ी मंद गति से चल रहा है बिहार में। ये एक चिंता की बात है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि आगे से आगे करे। अब देखिए, एक चीज़ और सोचना पड़ेगा कि जिन किसान परिवारों के पास इससे अधिक भूमि होगी उसे सरकार ले लेगी। बिहार की सरकार ले लेगी, बिहार की जमीन है, बिहार की सरकार ले लेगी, चूँकि जमीन राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य के कानून के अंतर्गत आता है और उसी का प्रशासन भी चलता है। साथ ही इस कानून में इस बात को भी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई कि जिसके पास उपरोक्त हदबंदी के अनुसार पूरी भूमि होगी उसे विरासत के रूप में और भूमि नहीं मिल सकती है। इसके लिए सरकार ने नए कानून के अनुसार कुछ वर्ग के लोगों को छोड़कर कोई भी किसान अपनी भूमि बटाई पर नहीं दे सकता है। ये बिहार की सरकार के निर्णय है। अतः इस प्रकार के कानून की व्यावहारिक उपयोगिता के संबंध में विचार करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भूमि की हदबंदी भी मुनासिब है, किंतु इसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर लोग संदेह प्रकट करते हैं। बिहार में इस हदबंदी कानून से कुल 2-2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त नहीं की जा सकती। इतनी भूमि राज्य के 17 लाख भूमिहीन परिवारों के लिए निश्चय ही अपर्याप्त है। 17 लाख लोग बिहार में भूमिहीन हैं, परिवार हैं। यदि राज्य के प्रायः 17 लाख भूमिहीन परिवारों में वितरित किया जाए तो एक परिवार को 0.2 एकड़ से भी अधिक भूमि प्राप्त होगी। इससे अधिक भूमिहीन व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या इससे समाजवादी ढांचे की व्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी? ये सब सारे चिंतनीय विषय हैं। इसलिए भारत की सरकार और राज्य सरकारें, खासकर बिहार सरकार ने निर्णय लिया और राज्य इस माने में बिल्कुल दृढ़ संकल्प है और आशा है कि शीघ्र ही जो नियम बनाए गए हैं बिहार की सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में समुचित कदम उठा रही है और आगे भी उठाएगी। अभी संकट की स्थिति चल रही है देश के अंदर कोविड-19 के कारण, फिर भी सरकार ने के जो निर्णय आ रहे हैं उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, भूमि के प्रबंध में सुधार और सेटलमेंट ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, ये सारे कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी, इस सारे चीज़ों की स्थापना हो रही है और हम समझते हैं कि शीघ्र ही इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। मैं अंत में केन राज की परिभाषा आपको बतलाता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि कोऑपरेटिव्स इन जनरल हैव नाउ बिकम लार्जली ए मीन्स फॉर द वेल टू डू टू
appropriate to themselves all the facilities of the development programs at subsidized rates, and this has brought into the disrepute for organization which in no more favorable political setting could have played a very useful role. ये सरकार के अतः वर्तमान में खाद्यान्नों के थोक व्यापार को राजकीय व्यापार के अंतर्गत लाने की बात कही गई। कृषि योग्य बेकार भूमि को यथाशीघ्र खेती के अंतर्गत लाने की बात कही गई। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग ऑन एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर होल्डिंग्स पर भी ध्यान दिया गया है। ये सब सारे प्रयास और सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। भूमि सुधार के लिए बिहार में उठाए गए कदम निश्चय ही संतोषजनक है मेरी समझ से, किंतु इन्हें उचित रूप से लागू करने के अभाव में इसके परिणाम संतोषजनक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर दंतवाले ने कहा है, बाय एंड लार्ज लैंड रिफॉर्म मेजर्स enacted so far in India and those contemplated in the near future are the right directions, and yet due to lack of implementation the actual results are far from satisfactory. अंत में मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर न केवल भारतवर्ष का, न केवल बिहार का, पूरे संपूर्ण देश का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। सरकार इस पर ध्यान दे रही है, केंद्रीय सरकार भी ध्यान दे रही है और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, और बिहार की सरकार तो अत्यधिक ध्यान दे रही है। बगैर इस प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता दिए हुए किसी भी योजना को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आज सामाजिक सद्भाव को और असमान वितरण, धन के असमान वितरण को ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म, भारत में भूमि सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए, और बिहार में भी बिहार की सरकार के द्वारा भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज इतना ही ये कह करके मैंने लैंड रिफॉर्म को ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।